चलिए जी, आज हमको बात करनी स्टार्ट करनी है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पर, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। पहला, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल। इंटरमीडिएट गुड्स, नहीं भैया नहीं। ट्रांसफर पेमेंट, नहीं भैया नहीं। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, नहीं भैया नहीं। तो करेक्ट आंसर है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग, केवल अंतिम वस्तुएं शामिल की जाती है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। क्या पूछा गया है भैया, एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, बिल्कुल सही जवाब। सैलरी ऑफ टीचर, नहीं। रेंट फ्रॉम लैंड, नहीं। प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, नहीं। तो करेक्ट आंसर है भैया सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। ठीक है, एक्सक्लूडेड पूछा गया था। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक हाउस होल्ड वर्क आर एक्सक्लूडेड। अब मैं पहुंच जाता हूं भैया थर्ड में। तो थर्ड में लिखते हैं विच इज द करेक्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। करेक्ट मेथड पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की सही विधि कौन सी है। प्रोडक्ट मेथड है, बिल्कुल है। इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है भैया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑल द थ्री मेथड्स, राष्ट्रीय आय तीनों विधियों से मापी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट डज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन। विदेश से शुद्ध कारक आय का अर्थ है। पहला, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड अब्रॉड, यही है इसका करेक्ट आंसर बी। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। तो NFIS कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग इनकम पेड टू अब्रॉड फ्रॉम इनकम रिसीव्ड। सी क्या था, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस अब्रॉड, नहीं भैया नहीं। डी है रेमिटेंस सेंड बाय फॉरेनर्स, नहीं जी। पांचवा हम पढ़ते तो विच वन इज कंसिडर्ड अ फ्लो कॉन्सेप्ट, निम्न में से कौन प्रवाह की अवधारणा है। पहला, नेशनल इनकम होती है। वेल्थ, नहीं भैया नहीं। कैपिटल, नहीं। लैंड, नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। याद रखना, नेशनल इनकम क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या होता है भैया, फ्लो कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते तो लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड। याद रखना, नेशनल इनकम इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड। और वेल्थ, कैपिटल एंड लैंड आर स्टॉक। ठीक है, तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है, स्टॉक के, स्टॉक कॉन्सेप्ट से। तो राष्ट्रीय आय एक अवधि में मापी जाती है, जबकि संपत्ति, पूंजी और भूमि स्टॉक अवधारणाएं हैं। आगे बढ़ते तो भैया 6th में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पूछा गया है भैया इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। पहला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बिल्कुल किया जाता है। इलीगल एक्टिविटीज, नहीं। विंडफॉल गेन भी नहीं। परचेज ऑफ शेयर्स भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंज्यूम प्रोडक्शन हैज वैल्यूड एंड इज इंक्लूडेड। इलीगल एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर एक्सक्लूडेड। आत्म खपत उत्पादन का मूल्य होता है और इसे शामिल किया जाता है। अवैध गतिविधियां और वित्तीय लेन देन शामिल नहीं किए जाते। 7th में, ट्रांसफर पेमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज, ट्रांसफर पेमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम, क्यों। अंतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय से बाहर क्यों रखा जाता है। पहला, दे आर नॉन इकोनॉमिक, दे आर यूनिलेटरल एंड डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दे आर यूनिलेटरल एंड डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। ये एक तरफा होते और उत्पादन में शामिल नहीं होते। ठीक है, सी ए, दे आर इलीगल इनकम, नहीं। दे आर अ पार्ट ऑफ अ फॉरेन ट्रेड, नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा दे आर यूनिलेटरल एंड डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, एक तरफा होते और उत्पादन में शामिल नहीं होते। तो ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप आर एक्सक्लूडेड एज नो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। 8 पर हम बात करते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको, GDP एट मार्केट प्राइस। देखो क्या पूछा हुआ, मार्केट वैल्यू पूछा हुआ। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बिल्कुल यही इसका आंसर है सही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या पूछा गया था यहाँ पर, मार्केट वैल्यू पूछी गई थी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हो रहे विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं भैया GDP एट मार्केट प्राइस।
एक्सप्लेनेशन में मैं अगर बात करूं तो लिखते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस रेफर्स टू द डोमेस्टिक प्रोडक्शन विदाउट कंसिडरिंग एनएफआईए। जीडीपी एट एमपी घरेलू उत्पादन को संदर्भित करता है, एनएफआईए को ध्यान में नहीं रखता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम पहला पढ़ते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल होता है। पहला है प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनीज इन कनाडा, ठीक है। दूसरा है रेंट पेड बाय फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ये सही आंसर है, रेंट पेड बाय द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। इनकम ऑफ अ इंडियन रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, नहीं। रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स अब्रॉड, नहीं। तो आंसर है रेंट पेड बाय द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं तो इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। घरेलू क्षेत्र में उत्पादन आय घरेलू आय में शामिल होती है। आगे हम देखते तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। इनकम, देखो नेशनल इनकम पूछा गया है, इनकम अर्न बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन दुबई। दूसरा है इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल वर्किंग इन इंडिया, प्रॉफिट ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, सैलरी पेड बाय इंडियन एम्बेसीज इन द यूएसए टू अमेरिकन स्टाफ। तो आंसर इसका है भैया ए, ध्यान से इसको देखना। इनकम अर्न बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन दुबई, वो क्या नेशनल इनकम पर आएगा? बिल्कुल भैया बिल्कुल। इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल इनकम। 11वां हम देखते हैं तो डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होती है, घरेलू आय किसके बराबर होती है? डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बिल्कुल यही होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर ही होती है, याद रखना। डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होती है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम इज मेजर्ड एज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट नहीं होता, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट नहीं होता और जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन है, वो बोल रहा है नेशनल इनकम इज इक्वल टू, तो इसका आंसर होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो दोनों को साथ में देख लो भैया, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात कर रहा था तो आंसर क्या था? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर मैं नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ तो किसके बराबर होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भैया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए क्या होता है भैया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बी वाला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, आंसर इसका बी है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देते हैं फैक्टर्स इनकम टू अब्रॉड। एक्सप्लेनेशन में अगर देख के चलता हूँ तो लिखा हुआ एनएफआईए इज कैलकुलेटेड एज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड अब्रॉड। आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक इनकम बट नॉट नेशनल इनकम। पूछा गया है कि बताओ भैया इनमें से कौन सा पार्ट भैया डोमेस्टिक इनकम का है लेकिन नेशनल का नहीं है। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रीय आय का नहीं है? पहला इनकम फ्रॉम इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इनकम फ्रॉम इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। दूसरा इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन दुबई। तीसरा है प्रॉफिट ऑफ जर्मन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, इनकम फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। सी में क्या है? प्रॉफिट ऑफ अ जर्मन कंपनी, प्रॉफिट ऑफ अ जर्मन कंपनी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जर्मन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो भैया वो क्या है? फॉरेन कंपनीज इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक इनकम बट नॉट ऑफ अ नेशनल इनकम। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते, इफ एनएफआईए भैया अगर पॉजिटिव हो, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव हो तो नेशनल इनकम विल बी मोर देन डोमेस्टिक इनकम, लेस देन डोमेस्टिक इनकम, इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम बोलेंगे भैया ज़्यादा होगी, मोर देन डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा होगी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि भैया पॉजिटिव एनएफआईए इंक्रीजेज नेशनल इनकम अबव डोमेस्टिक इनकम। सकारात्मक एनएफआईए राष्ट्रीय आय को घरेलू आय से ऊपर ले जाता है। 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस एनएफआईए, नहीं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। करेक्ट आंसर भैया इसका बी है। क्या है? बी। नेशनल इनकम किसके बराबर होता है?
डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, ठीक है। नेशनल इनकम इज ऑब्टेन बाय एडिंग NFIA टू डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? पहला है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बिफोर डेप्रिसिएशन। दूसरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अब्रॉड, ये तो होने वाला नहीं है। सी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ये भी नहीं होगा। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस बोला गया है। आगे हम पढ़ते हैं तो भैया 18th में देखो क्या लिखते हैं। 18th में है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP इज कैलकुलेटेड एज। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इसका बी होने वाला है जब हम GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? GDP में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करो, GDP माइनस डेप्रिसिएशन, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आएगा आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GDP। अब हम पहुंचते भैया नेक्स्ट भैया डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है? डेप्रिसिएशन मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। आंसर में क्या लिखते हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते तो लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ड्यू टू यूजेज एंड ऑब्सोलेंसेस। फिर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन GDP बट नॉट NDP। पूछा गया है कि बताइए इसमें से क्या है जो GDP में तो इंक्लूडेड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो है लेकिन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका भैया सबको पता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर ग्रॉस दिख रहा है तो भैया उसमें डेप्रिसिएशन क्या है? इंक्लूडेड है। नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, ये तो सिंपल है। डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन GDP बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम NDP। NIT काट दो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं होगा, ट्रांसफर पेमेंट भी नहीं होने वाला है। 21 में हम बात करें तो विच रिलेशनशिप इज करेक्ट, कौन सा संबंध सही है? पहला GDP इज इक्वल टू NDP प्लस डेप्रिसिएशन, GDP इज इक्वल टू NDP माइनस डेप्रिसिएशन, ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाले तो छोड़ दो। GDP इज इक्वल टू NDP मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन, GDP इक्वल टू NDP डिवाइड डेप्रिसिएशन नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, GDP इज इक्वल टू NDP प्लस डेप्रिसिएशन। तो GDP इज ऑलवेज हायर बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, GDP हमेशा घाटिया लागत के बराबर NDP से अधिक होता है। 22वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तो लिखते हैं इफ GDP 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन इज 200 करोड़। बोल रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? 2000 करोड़ है और जो डेप्रिसिएशन है वो है कितना? 200 का करोड़। तो उस केस में NDP कितना होगा? तो GDP में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास NDP आ जाएगा, तो 1800 करोड़ इसका आंसर होने वाला है, मतलब सी। NDP निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अब हम पहुंचते हैं भैया 23 में, तो वाई इज NDP कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कंपेयर टू GDP। बोला गया है कि GDP की तुलना में NDP को आर्थिक कल्याण का बेहतर संकेतक क्यों माना जाता है? पहला बिकॉज इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इंक्लूड्स फैक्टर्स इनकम, बिकॉज इट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर बिकॉज इट्स मेजर्स मार्केट प्राइस। तो करेक्ट आंसर है बिकॉज इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। तो NDP shows the actual addition to the economics stocks of a goods and services। NDP अर्थव्यवस्था के वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक स्टॉक में वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डेप्रिसिएशन इज 0 GDP इज इक्वल टू NDP। GDP किसके बराबर होगा? NDP के बराबर होगा। तो आंसर इसका NDP आ जाएगा। अगर भैया हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या है? 0 है, तो उस केस में GDP और NDP दोनों बराबर होंगे। आगे हम बात करते हैं भैया डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पर। तो इसमें क्या है भैया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस इंक्लूड्स, क्या आता है इसमें? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट, अब देखो मार्केट प्राइस की बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडी को माइनस करते तो क्या बनता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में बनता है। ओनली फैक्टर्स पेमेंट, ओनली डेप्रिसिएशन। तो इसका हम करेक्ट आंसर लेके चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस पर यहाँ पर जोड़ दिया गया है। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि GST और एक्साइज, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे निकालोगे आप? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस में क्या
NIT जोड़ दोगे? नहीं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जब हम NIT को माइनस करते हैं तब हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आता है, तो उसका B होने वाला है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो फैक्टर कॉस्ट इज डिराइव्ड बाय रिमूविंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम मार्केट प्राइस। कारक लागत बाजार मूल्य से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाकर प्राप्त की जाती है। NIT की फुल फॉर्म पूछ रहे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। NIT सिंपल है, NIT इज कैलकुलेटेड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर मैं सब्सिडीज को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? NIT आ जाएगा। फिर बोलते हैं विच कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी अवधारणा उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त आय को दर्शाती है? पहला डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। विच कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो याद रखना डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आगे मैं बढ़ता हूं तो भैया 29 पर आप देखिए, यहाँ पर बोलते हैं अगर एफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस कितना है? 500 करोड़। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस कितना है? 500 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 करोड़ है और सब्सिडीज है कितनी? 10 करोड़। तो सबसे पहले आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर मैं 500 का करोड़ में से 40 करोड़ को माइनस करूं तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 460 करोड़। तो NIT आप समझ गए, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 30 पर हम बात करते हैं कि भैया व्हेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर जीरो हो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस किसके बराबर होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम 31 पे बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया, निम्न में से कौन सा सही है? पहला, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, तो पहला ही सही आ गया भैया इसका। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि भैया मार्केट प्राइस इज ऑब्टेन बाय एडिंग NIT टू फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। सबसे पहले मैं 32 में देखता हूं तो बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से आप जानते हो? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये सबको पता है भैया, नेशनल इनकम के हम नाम से जानते हैं, सबको पता है, ये याद हो गया। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को आप ध्यान रखना भैया, किस नाम से जानते हो? नेशनल इनकम को आप NNP एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से आप जानते हो। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं GDP एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड एज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? तो ध्यान से समझना, GDP एट FC में से अगर मैं NIT को जोड़ दूं तो इसका B होने वाला है आंसर। अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं NIT जोड़ दूं तो भैया वो मेरे पास क्या बन जाएगा? GDP एट मार्केट प्राइस बन जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मैं बात करूं तो लिखते हैं कि टू गेट GDP एट मार्केट प्राइस वी एडेड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू GDP एट FC। आगे देखते हैं, आगे 34 में देखते हैं तो लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA क्या होता है? तो ये तो बार बार आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, B हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड अब्रॉड। 35 पर हम पहुंचते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ग्रॉस एग्रीगेट्स, नेट एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम या फिर NDP एट फैक्टर कॉस्ट? तो याद रखना आंसर इसका है ग्रॉस एग्रीगेट्स, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ग्रॉस एग्रीगेट्स इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, नेट एग्रीगेट्स एक्सक्लूडेड। 36 में मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं भैया GNP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड एज। अगर आप भैया क्या करो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो आपको दिया हुआ है, तो अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA जोड़ दो, अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA जोड़ दो, नहीं NFIA, इसका क्या आ जाएगा? पहला वाला आंसर है GDP MP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर आप NFIA जोड़ दो, ये क्या वो बोल रहे थे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड एज। देखो ये यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है? डोमेस्टिक दिख रहा है ना। अगर आप इस डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दोगे तो ये तो नेशनल बन जाएगा।
बस तो हो तो गया। ग्रॉस ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस में अगर आप एनएफआईए जोड़ दो तो नेशनल बन जाएगा ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 37 पे मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसको भैया हम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। देखो ग्रॉस में से अगर आपको नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को तो माइनस करना पड़ेगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में पहुंच जाओगे। टू गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 38 पर हम आपके साथ चलते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीगेट, नॉट बोला हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और पॉपुलेशन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेशनल एग्रीगेट्स पूछा हुआ था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेशनल एग्रीगेट्स, तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन इज नॉट एन इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, अदर्स आर इनकम एग्रीगेट्स। 39 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच एग्रीगेट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मोस्ट एक्यूरेट बोला गया है, मोस्ट एक्यूरेट, तो ये सबको पता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एंड बेस्ट रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर। अब हम नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी पर हम बात करके चलते हैं तो देखो 40 में क्या लिखते हैं, नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट नॉमिनल करंट ईयर के प्राइजेस पर, यही इसका आंसर होता है भैया। नॉमिनल जीडीपी को हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर के प्राइजेस पर मेजर करके चलते हैं, बेस ईयर प्राइस नहीं, होलसेल प्राइस नहीं, इंटरनेशनल प्राइस नहीं। तो नॉमिनल जीडीपी यूजुअली द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द ईयर। अब रियल जीडीपी भी इसके साथ में पता है, तो रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट, ये सबको पता है भैया, कांस्टेंट प्राइजेस होता है। रियल जीडीपी याद रखना भैया, कांस्टेंट प्राइजेस। ठीक है, करंट प्राइजेस नहीं होता, होलसेल प्राइस नहीं होता, फ्यूचर प्राइस नहीं होता। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्राइजेस। तो रियल जीडीपी यूजेस द बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइजेस। 42 पर हम चलते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, से क्या अफेक्ट होगा, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। आंसर है भैया इसका नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस विद द प्राइस राइज इवन इफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ फॉर्मूला टू कैलकुलेट रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। रियल जीडीपी को फॉर्मूला क्या है कि अगर हम भैया ये करें, क्या बोलते हैं, अगर हम नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दें, अगर हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दे किससे, प्राइस इंडेक्स से, और मल्टीप्लाई कर दे भैया 100 से, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, रियल जीडीपी में। तो रियल जीडीपी इज डिराइव्ड बाय एडजस्टिंग नॉमिनल जीडीपी विद द प्राइस इंडेक्स। 44 पर हम बात करते हैं, बोलते हैं इफ द प्राइस इंडेक्स 100 है तो भैया नॉमिनल जीडीपी कितना होगा। अगर प्राइस इंडेक्स 100 है तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बराबर होगा। और क्या, इक्वल टू द रियल जीडीपी। ठीक है, व्हेन प्राइस इंडेक्स इज 100, इसका मतलब है करंट एंड बेस ईयर प्राइजेस आर सेम। अब हम 45 में बात करते हो तो लिखते हैं विच जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कौन सा जीडीपी, तो रियल जीडीपी होता है इसका आंसर। बेटर तो भैया रियल ही है, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो रियल जीडीपी मेजर्स एक्चुअल ग्रोथ विदाउट प्राइस अफेक्ट्स। 46 में मैं बात करता हूँ इफ नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेज, अगर नॉमिनल जीडीपी हमारी बढ़ती है बट रियल जीडीपी रिमेन्स द सेम। ध्यान से समझना, अगर हमारे पास नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही, क्या बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रियल जीडीपी नहीं बढ़ रही, तो उसका मतलब क्या, प्राइस है प्राइजन, पहला हो सकता है इसका आंसर यही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन हैज इंक्रीज नहीं, बोथ प्राइस एंड प्रोडक्शन हैव इंक्रीज नहीं, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है प्राइजेज हैव राइजन। नॉमिनल जीडीपी राइजेस ड्यू टू द प्राइस इंक्रीज इवन इफ आउटपुट स्टेज सेम। लास्ट है हमारे पास जीडीपी एंड वेलफेयर, इसमें लिखते हैं कि जीडीपी इज कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, पॉलिटिकल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो आंसर है भैया इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जीडीपी रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच अफेक्ट्स पीपल्स मटेरियल्स वेलबींग। 48 में हम बात करते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नहीं बोला हुआ,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज जीडीपी फेल टू कंसिडर्ड? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, निम्नलिखित में से किसे जीडीपी ध्यान में नहीं रखता? अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को तो रखता है, मार्केट वैल्यू को भी रखता है, डेप्रिसिएशन को भी रखता है, इसको नहीं रखता, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को नहीं रखा जाता, ठीक है। तो जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज लाइक पॉल्यूशंस। 49 पर हम बात करते तो लिखते हैं नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज लाइक हाउस होल्ड वर्क आर, गृह कार्य जैसे गैर आर्थिक गतिविधियां होती है, इंक्लूडेड होती है क्या जीडीपी में? नहीं, एक्सक्लूड होती है भैया जीडीपी में, एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी। तो यहाँ पर लिखते हैं भैया नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडेड इन जीडीपी एस्टिमेट्स। गैर आर्थिक गतिविधियों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। 50वां है तो इसमें लिखते हैं जीडीपी में इंक्रीज बट वेलफेयर में नॉट इंक्रीज इफ। जीडीपी क्या और हमारे पास बढ़ रहा है लेकिन वेलफेयर में नॉट इंक्रीज। जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी में इंक्रीज बट वेलफेयर में नॉट इंक्रीज। इसका मतलब क्या? इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, असमानता में वृद्धि हो रही है। यदि जीडीपी बढ़ता है लेकिन कल्याण नहीं बढ़ता तो इसका कारण क्या है कि भैया इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इफ इनकम इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेलफेयर में नॉट इम्प्रूव डिस्पाइट जीडीपी ग्रोथ। और उसके बाद हमारे पास 51 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स बोथ जीडीपी एंड वेलफेयर? निम्नलिखित में से क्या जीडीपी और कल्याण दोनों को सुधारता है? इंक्रीज इन हार्मफुल गुड्स प्रोडक्शन, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स बोथ जीडीपी एंड वेलफेयर? इंक्रीज इन हार्मफुल गुड्स प्रोडक्शन नहीं, ये हो जाएगा इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि मोर मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं। आंसर इसका हो जाएगा इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं कि बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूव बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीपल्स वेलफेयर। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आर्थिक विकास और लोगों के कल्याण दोनों को बढ़ाता है। 52 पर हम बात करते तो देखो 52 क्या बोलते हैं कि रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर देन नॉमिनल जीडीपी बिकॉज। वास्तविक जीडीपी को नाम मात्र जीडीपी की तुलना में बेहतर कल्याण संकेतक क्यों माना जाता है? इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, इट रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बी होगा इसका आंसर। इट रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इट इंक्लूड्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज नहीं, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नलिटीज नहीं, इट रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि रियल जीडीपी मेजर्स एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन नॉट जस्ट प्राइस राइज। 53 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं व्हेन जीडीपी इंक्रीजेस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, तो वेलफेयर। यदि जीडीपी हथियारों के उत्पादन से बढ़ता है तो कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, मे नॉट इंक्रीज या डबल। तो मे नॉट इंक्रीज हो सकता है इसका, ठीक है। ऑलवेज को तो टिक मत करो। तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स राइजेस जीडीपी बट नॉट इम्प्रूव वेलफेयर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक करा 50 तक, 53 तक। थैंक यू।